जीएस जोन बिस्वानी में मैं अनिल बिस्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लेकर के ये क्लास, छोटी सी प्यारी सी क्लास, वर्ल्ड इंपॉर्टेंट लाइंस एंड स्टेट्स की मैं हाजिर हूं। ये जीएस जोन बिस्वानी है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण लाइंस और स्टेट्स को यानी जल डमरू मध्य को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहली है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सीमा रेखा है। इस रेखा को आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इस जगह पर, यहां पर आप देख रहे होंगे ये रेखा है। ये पाकिस्तान का एरिया यहीं से बांटा गया है। ये रेखा जो आपको दिखाई पड़ी, जो मैंने ब्लैक से खींच दी, इसका नाम जो न्यायाधीश थे ब्रिटिश सरकार में, सर गिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। इसी रेखा के आधार पर पंजाब और बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ये इधर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, ये रेड क्लिफ रेखा है। क्योंकि ये पाकिस्तान, इधर दूसरा पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश है आज का 71 में जो बांग्लादेश बन गया था, इधर भी जो रेखा है यह भी रेड क्लिफ ही कहलाती है और भारत और पाकिस्तान के विभाजन का यह मेन कारण थी। यहां पर इस रेखा के दौरान, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। इसी विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ, लोगों का कत्लेआम हुआ। इधर से उधर और उधर से इधर विस्थापित होने में बहुत सारे अमूल्य मानवों का हत्या हुई, बलात्कार हुआ और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो आज जिक्र करने से भी तकलीफ होती है। तो पहली रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो आपके जीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी रेखा मैकमोहन है, जो चीन और भारत के बीच में है। आप लाइन रेड यहां देख पा रहे होंगे। ये इधर हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे देश में, उन 7 सिस्टर्स में यहां से शुरू हुई है, भूटान से शुरू हुई है और ये इधर वर्मा तक गई है, डिचू तक। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में प्रस्तावित सीमा रेखा है। इसे 1914 के शिमला समझौते में तय किया गया था। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत इसी को वैध मानता है, लेकिन चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करता और इसी रेखा को लेकर के भारत चीन सीमा विवाद बना हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय है, जिस पर आपके जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। अगली रेखा की बात करें तो डूरंड लाइन है। यह डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा है। इसे 1893 में ब्रिटिश भारत के दौरान, जब ब्रिटिश का शासन था भारत में, उस दौरान खींची गई थी। इसका नाम सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं करता। इस कारण से यह क्षेत्र अक्सर विवाद में रहता है। लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये कांधार काबुल से होते हुए चाइना की बॉर्डर तक जाती है, जो ईरान से शुरू होती है। ईरान से शुरू होकर चाइना के बॉर्डर तक जाने वाली, काबुल और कंधार से होकर के गुजरने वाले इस्लामाबाद, पेशावर, इनके बीच से ये गुजरती है। इधर अफगानिस्तान है और इधर पाकिस्तान है और इसी लाइन को हम डूरंड लाइन कहते हैं। अगली बात करें हम एलओसी की, तो एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र में स्थित सीमा रेखा है। नियंत्रण रेखा कहना ज्यादा इसको उचित होगा। 1949 में इसे सीज फायर लाइन कहा गया और इसके बाद बहुत सारे उल्लंघन हुए। 1972 के शिमला समझौते के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम मिला। एलओसी के नाम से यह जानी गई। यह कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच के नियंत्रण को दर्शाती है कि कितना क्षेत्र पाकिस्तान सेना के अंतर्गत रहेगा और कितना क्षेत्र इंडियन सेना के अंतर्गत रहेगा। इस लाइन को दर्शाने वाली यह रेखा आपको दिखाई पड़ रही होगी। चारों तरफ से ये रेखा घिरी हुई है और इस क्षेत्र को, जो कि ये भारत का था, इसको भी एलओसी के नाम से 72 में नेहरू जी, महान हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको जो है खिंचवाया था, कह सकते हैं। ऐसे ये रेखा बनाई गई थी कि हम अब इतना क्षेत्र नियंत्रण में रखेंगे और इधर हम नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर है ये इंडो लाइन एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी के नाम से जिसे जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे एलएसी की। एलएसी भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अपनी अपनी सेनाओं के द्वारा अपने क्षेत्र को नियंत्रण रखने की नियंत्रण रेखा बनाई गई। यह किसी औपचारिक समझौते से तय नहीं की गई। एलएसी 3 सेक्टर्स में फैली हुई है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी आप देख रहे हैं यहां पर, ये पश्चिमी है जो जम्मू कश्मीर से लेकर के
और यहाँ नेपाल के बॉर्डर तक गई है, और फिर नेपाल से ही शुरू होकर के इधर भूटान को क्रॉस करके, भूटान के बाद से शुरू होकर के बर्मा म्यांमार तक गई हुई है। तो इस 3 भागों में बटी ये मध्य है, और ये, ठीक है ना, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है और ये मध्य है। भारत और चीन एलएसी की स्थिति को अलग अलग मानते हैं, इसी कारण सीमा पर अक्सर तनाव देखा जा सकता है। 38वीं सीमा रेखा जो कोरिया को अलग करती है, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है, यह विश्व की इकलौती सीमा रेखा है जिसपे दोनों तरफ बहुत ज्यादा सैन्य बल हमेशा पाया जाता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 1953 के कोरियाई युद्ध विराम के बाद यह सेना बनाई गई। यह एक अस्थायी सीमा मानी जाती है। इसके आसपास डीएमजेड क्षेत्र है। यह विश्व की सबसे ज्यादा सैन्यीकृत सीमाओं में से एक मानी गई है। अगली रेखा जिसकी हम बात करने वाले हैं, वह है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम में है, जो वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटती है। अस्थायी विभाजन के लिए यह जानी जाती है। 1954 के जिनेवा समझौते के बाद यह रेखा बनाई गई। इससे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग किया गया। बाद में यही विभाजन वियतनाम युद्ध का कारण बना। ये जो लाइन बनी हुई है ये पैरेलल लाइन है, और इसी को वियतनाम से अलग किया गया। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी। ग्रीन लाइन इजराइल और फिलिस्तीन के से जुड़ी हुई सीमा रेखा है। इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी सीमा रेखा है। इसे 1949 के युद्ध विराम के बाद खींचा गया। यह अस्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। मध्य पूर्व संघर्ष में इसका विशेष महत्व है। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन लाइन ये इजराइल और फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने के लिए रखी गई। ये गाजा का हिस्सा है, ये गाजा का हिस्सा है, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, और ये गोलन है, और ये सीरिया है। ये लेबनान का हिस्सा है, और ये है वेस्ट बैंक, और ये पूरा हिस्सा यरूशलेम वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा इजराइल का है। तो इजराइल और फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने के लिए इस सीमा का निर्धारण किया गया, और ये सीमा आप देख पा रहे होंगे यहां से। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बीच में स्थित है। अगली रेखा हमारी है ब्लू लाइन। ये लेबनान और इजराइल को 2 भागों में बांटती है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में चिन्हित किया। इसका उद्देश्य इजराइल सेनाओं की वापसी की पुष्टि करना था कि अब कोई भी हमला लेबनान पर नहीं करेंगे आप, और इस लाइन के इधर ही रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं जो वास्तव में ब्लू लाइन है, ब्लू कलर में भी है, और ये वही रेखा है जिसको मैं बता रहा हूं, ब्लू लाइन रेखा। और ये किसको किसको अलग करती है? ये इजराइल और लेबनान को 2 हिस्सों में अलग अलग बांटती है। एक तरफ इजराइल और एक तरफ लेबनान। अगली लाइन की बात करें तो लाइन के बजाय हम स्टेट्स की बात करेंगे, जल डमरू मध्य की बात करेंगे। जीएस में आप जानते हैं कि डमरू क्या होता है? डमरू वो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ बजाते हैं जब डांस करते हैं तो ये डमरू है। और ये डमरू का आकार मैं जो बना रहा हूं आप देख पा रहे होंगे, ये डमरू के आकार की, जहां पर 2 सीमाएं, जल सीमाएं एक स्थल सीमा से अलग होती है, उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। होमुर्ज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को जोड़ती है। यह ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये ओमान रहा, ये यूएई है, सऊदी अरबिया, और इसके बगल में पर्शियन गल्फ यानी पर्शियन की खाड़ी, और इधर का बड़ा सा क्षेत्र ये ईरान का क्षेत्र है। तो इस ईरान के क्षेत्र को इस पर्शियन गल्फ से और अरबियन सी को जोड़ने वाला ये जो जल डमरू मध्य है, इसी को हम होमुर्ज जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। इराक से ये खत्म होती है, इराक के पास में ये एंड होती है पर्शियन गल्फ। अगली बात करें तो बाब अल मंदेब नाम है इसका। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य लाल सागर, रेड सी जिसे आप कहते हैं, और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ये अदन की खाड़ी अरेबियन सी का ही हिस्सा है, जो सोमालिया के बीच में यहां पर आपको छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ये गल्फ 2 स्थल खंडों के बीच के उस हिस्से को कहते हैं, खाड़ी उस हिस्से को कहते हैं जहां पर वाटर
इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है। और यहीं पर ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये बाब अल मंदीब है, और ये लाल सागर है, और ये गल्फ सागर है। और लाल सागर को स्वेज कैनाल के द्वारा मेडिटेरेनियन सी से जोड़ा जाता है, आपको ये पहले मैं बता चुका हूं। तो स्वेज नहर जो खोदी गई थी फ्रांस के एक व्यक्ति के द्वारा, जिसने अफ्रीका से दूर होकर के केप ऑफ होप से आने वाले रास्ता जो भारत को आता था, उसको एक शॉर्ट करके मेडिटेरेनियन सी से रेड सी, और रेड सी से गल्फ ऑफ एडन, और फिर अरब सागर होकर के सीधे केरल के तट पर उतरने का रास्ता बना दिया था। तो उस लंबे रास्ते को बहुत ही कम करके बना दिया। ये बाब अल मंदीब के द्वारा संभव हुआ, और स्वेज कैनल के द्वारा संभव हुआ, और ये व्यापार के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरू मध्य, ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आप देख रहे होंगे, ब्रुनेई है और ये सिंगापुर है, और ये पूरे ग्रुप जितने भी टापू हैं ये सब इंडोनेशियन टापू हैं। मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और वहां भगवान राम की पूजा और लीलाएं आज भी चलती हैं, और वो लोग मानते हैं कि हम वास्तव में बेसिक हमारा धर्म हिंदू धर्म ही है, और सनातन को मारने वाला ये पहला मुस्लिम देश है जहां पर भगवान की पूजा होती है, और उनके नोट पर आज भी गणेश की मूर्ति दिखाई सकती है। इंडोनेशियन डॉलर, इंडोनेशियन रुपी में आपको गणेश भगवान की मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है। भारत और चीन के साथ व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है। ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है, ये छोटा सा टापू सिंगापुर है, और इसके बीच में जो ये ट्रेक है, स्ट्रेट है, इसी को हम जलडमरू मध्य मलक्का की संधि कहते हैं, जावा और सुमात्रा के बीच। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि आप देख पा रहे होंगे। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर है जो मोरक्को के एक टापू से शुरू होकर के और ये खत्म होती है यहाँ स्पेन। ये स्पेन है, ये स्पेन है, लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये पूरा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। और ये मेडिटेरेनियन सी माने हिंद, वो भूमध्य सागर है, और ये इटली, सिसिली, ये सारे द्वीप इसमें बने हुए हैं। इसी में स्ट्राम्बोली नाम का वो हमेशा जलने वाला ज्वालामुखी भी पाया जाता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य जल सागर है, भूमध्य सागर है। और जिब्राल्टर संधि इसी में, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। इसको किसको किसको अलग करती है ये, तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी के बीच में ये जो भूखंड है, इसी को हम जिब्राल्टर जलडमरू मध्य कहते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ये एशिया, रशिया एशिया का ही पार्ट है। रशिया को और अलास्का के, यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र अलास्का को जोड़ने वाला ये क्षेत्र है जो बेरिंग जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यह रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। तो ये लाइंस और स्टेट की क्लास रही। कैसी लगी आपको, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।